नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज आपको मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में बताऊंगा। मुगल सम्राट स्थापत्य कला के सबसे ज़्यादा प्रेमी थे और उन्होंने इस क्षेत्र की ओर पूर्ण रूप से ध्यान दिया। मुगल सम्राटों ने देश के भिन्न भिन्न भागों में जो इमारतें बनाई, उनसे उनकी रुचि का पता चलता है। स्थापत्य विशेषज्ञ फर्ग्यूसन का कथन है कि मुगल की स्थापत्य कला पर विदेशी प्रभाव अधिक था, जबकि हेवल का मत ठीक इसके विपरीत है। उनके मतानुसार मुगल स्थापत्य कला पूर्ण रूपेण भारतीय है, लेकिन सत्य यह है कि मुगल काल में अकबर के राज्यारोहण तक भारतीय कला पर ईरानी, अरबी तथा विदेशी मध्य एशियाई शैलियों का मिश्रित प्रभाव था। अकबर के शासनकाल में विदेशी तथा भारतीय स्थापत्य कला के तत्व ऐसे घुल मिल गए कि अब भारतीय अथवा विदेशी कला के पृथक अस्तित्व का पता लगाना अत्यंत ही कठिन हो गया। इसके पीछे हिंदू कलाकारों का बहुसंख्यक मात्रा में होना तथा भारतीय जलवायु के अनुकूल इमारतों का निर्माण कराना था। इससे इस्लामिक और हिंदू कला के मिश्रण से जिस नई स्थापत्य कला का विकास हुआ, उसे राष्ट्रीय स्थापत्य कला कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस कला में जहाँ इस्लामिक कला से गोल गुंबद, ऊंची ऊंची मीनारें, खुले आंगन, छतें, खंबे और नुकीले मेहराब लिए गए, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू कला से नक्काशी, अलंकरण, खंबे, झरोखे इत्यादि लिए गए। यह सभी कुल मिलाकर मुगल स्थापत्य कला कहलाई, जिसमें पहले लाल रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया तथा इमारतों को विशाल और दृढ़ बनाने पर अधिक बल दिया गया। बाद में इन इमारतों में सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का प्रयोग होने लगा। अब हम बात करेंगे किस किस शासक के समय से कला में क्या विकास हुआ। सर्वप्रथम हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में। मुगल स्थापत्य कला का विकास मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के समय से प्रारंभ होता है। वह इमारतें बनाने का शौकीन था। मजदूरी सस्ती होने के कारण उसके समय में हजारों मजदूरों ने आगरा, बयाना, धौलपुर आदि स्थानों पर इमारतें बनाने का कार्य किया। समय अभाव में बाबर बड़ी इमारतें तो न बना सका, परंतु कुएं, तालाब, फव्वारे, स्नानागृह आदि खूब बनवाए, जो समय के प्रभाव के कारण नष्ट हो गए या सूर्यवंश के शासकों ने उन्हें नष्ट कर दिया। बाबर के समय बनाई गई इमारतों में हमें तीन मस्जिद शेष मिलती हैं। एक है पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, अयोध्या की मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद। ये मस्जिद देखने में तो साधारण सी लगती हैं और तीनों में से किसी को भी स्थापत्य कला का शेष नमूना हम नहीं कह सकते। अब हम बात करेंगे बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं के समय में स्थापत्य कला में क्या विकास हुआ। हुमायूं भी स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास की दृष्टि से कोई सराहनीय कार्य नहीं कर सका। उसके द्वारा बनाई गई दिल्ली में स्थित दीन पनाह नामक महल मजबूती की दृष्टि से तो ठीक है, परंतु उसे शेरशाह सूरी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। उसकी दो मस्जिदें, एक आगरा में, दूसरी पंजाब के हिसार जिले के फतेहाबाद नामक स्थान पर हैं, जो स्थापत्य कला के अच्छे नमूने नहीं माने जा सकते। इनका निर्माण उसने फारसी शैली में कराया। क्योंकि हुमायूं का अधिकांश समय अपने साम्राज्य से निर्वासित होकर बीता, इसलिए हुमायूं स्थापत्य कला के क्षेत्र में अधिक योगदान नहीं दे सका, जैसा कि आगे आने वाले शासकों ने अपने स्थापत्य कला के विकास में योगदान दिया। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर के बारे में हम पढ़ेंगे कि अकबर ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या विकास किया। इससे पहले हम पढ़ेंगे हुमायूं और शेरशाह सूरी। हुमायूं और अकबर के मध्य शासन करने वाले सूर्यवंश के शासक
शेर शाह सूरी के द्वारा स्थापत्य कला में क्या योगदान दिया। यद्यपि शेर शाह सूरी मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, परंतु मुगल साम्राज्य के मध्य उसका छोटा सा शासनकाल आता है जिसमें स्थापत्य कला के क्षेत्र में उसने अपना योगदान दिया। शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया सैसरा में उसका स्वयं का मकबरा मुगल इमारतों में शामिल नहीं किया जा सकता, परंतु वह उस समय की कला का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। एक विशाल झील के मध्य बना हुआ शेरशाह सूरी का यह मकबरा मध्यकालीन भारत की इमारतों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। शेरशाह सूरी ने पंजाब, रोहतासगढ़ और मैकांत नामक स्थानों पर अपने किले बनवाए। उसने दिल्ली में भी एक किला बनाया जो पुराना किला के नाम से जाना जाता है और जिसके अवशेष अभी भी शेष बचे हैं, जिन्हें दिल्ली में हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अकबर के समय स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास। अकबर को स्थापत्य कला में गहरी रुचि थी। उसके समय में अनेक सुंदर इमारतें बनी। फर्ग्यूसन लिखते हैं कि अकबर के द्वारा निर्मित सभी इमारतों का वर्णन करने के लिए एक पूरी पुस्तक की आवश्यकता है। उसी से हमको उसके विस्तृत निर्माण कार्य का अनुमान लग सकता है। अकबर के समय में निर्मित पहली इमारत हुमायूं का मकबरा है, जिसे अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने फारसी कलाकार मीरक मिर्जा ग्यास के निरीक्षण में बनवाया। यह 1565 में 15 लाख रुपए खर्च करके तैयार हुआ। इसे फारसी शैली पर एक उद्यान के मध्य बनाया गया है। इसके गुंबद सफ़ेद संगमरमर का है और शेष इमारत में सफ़ेद और काले संगमरमर का साथ बलुआ पत्थर का प्रयोग भी किया गया है। हेवल का कहना है कि इसमें फारसी शैली का अत्यधिक प्रभाव है। इस इमारत के बनाने में अकबर का हाथ न था। इसके पश्चात बनी हुई सभी इमारतें अकबर के व्यक्तित्व और विचार की छाप छोड़ती हैं। अकबर की इमारतों का पहला नमूना आगरा का किला है, जिसकी नींव 1564 में डाली गई। यह लगभग 1.5 मील के घेरे में बना हुआ है तथा इसकी दीवारें लगभग 70 फीट ऊंची हैं। इस किले में रहने के लिए लाल पत्थर से अनेक भव्य इमारतों का निर्माण किया गया। आगरा का किला विशाल होने के साथ साथ प्रभावशाली भी है। आगरा के किले के 2 दरवाजे हैं। एक को कहा जाता है दिल्ली दरवाज़ा और दूसरा है अमर सिंह दरवाज़ा। इस किले में अकबर ने 500 से अधिक लाल इमारत बनाई जो लाल पत्थर की बनी हुई थी। इसमें से बहुत सी इमारतों को शाहजहाँ ने तुड़ाकर दोबारा बनवाया। जो बची हैं उनमें से अकबरी महल और जहांगीरी महल प्रमुख हैं। अकबर आगरा का यह किला लगभग 15 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। इसी के साथ लाहौर के किले का भी निर्माण कराया गया। लाहौर के किले की रूपरेखा अकबर ने आगरा के किले के समान ही की, यद्यपि उसकी इमारतों में सजावट अधिक और घनी है। अकबर ने 1570 में इसी तरह का दूसरा महल अथवा किला अजमेर में बनवाया था। अकबर के समय बनी हुई सबसे महत्वपूर्ण इमारतें हैं फतेहपुर सीकरी के राजभवन। 1569 में अकबर ने सीकरी के निकट, जो आगरा से 26 मील दूर है, एक पहाड़ी पर शेख सलीम चिश्ती की याद में फतेहपुर सीकरी नामक एक नया नगर बसाया। 1571 में इस नए नगर में अनेक भव्य इमारतों का निर्माण भी कराया गया। जो इमारतें बची हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्रासाद, निवास स्थान, कार्यालय और धार्मिक इमारतें। इन इमारतों में दीवान आम, दीवान खास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, खास महल, जोधाबाई का महल, मरियम का महल, बीरबल का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह या मकबरा प्रमुख हैं। प्रासादों में आमेर की राजकुमारी मरियम उजवानी का प्रासाद उल्लेखनीय है। इसमें बहुत ही सुंदर मीनाकारी का कार्य किया गया है। 5 मंजिले पंचमहल में जितने भी स्तंभ हैं वे सभी विविध प्रकार के हैं। कलश, घंटियाँ विभिन्न फूल पत्तों से सजाकर सुंदर बनाए गए हैं। तुर्की सुल्ताना का महल तो इतना सुंदर है कि प्रेसी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती भी कहा है। यहाँ की जामा मस्जिद का अपना स्थान है, जिसे अकबर ने 1571 में बनाना प्रारंभ किया था।
आकार में देश की सबसे बड़ी मस्जिद है और स्थापत्य कला की दृष्टि से भी ये अपूर्व है। उसका प्रवेश द्वार अकबर ने दक्षिण की विजय के बाद तोड़कर नए सिरे से बनवाया और इसका नाम बुलंद दरवाज़ा रखा। यह उसकी दक्षिण की विजय का स्मारक है और वास्तुकला का अद्वितीय नमूना है। इसकी ऊंचाई पास की भूमि से 300 134 फीट है और इसके नीचे 42 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके इसको बिल्कुल नीचे से देखने पर ये 176 फुट ऊंचा दिखाई देता है। इस बुलंद दरवाजे का निर्माण 1601 के आसपास समाप्त हुआ। जामा मस्जिद के प्रांगण के भीतर ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी बनी है। इस दरगाह में कब्र पर सीपियों से बने हुए स्तंभ सौंदर्य की दृष्टि से श्रेष्ठ स्थान पर रखे जा सकते हैं। निसंदेह फतेहपुर सीकरी में बनी हुई इमारतें मुगल काल की इमारतों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। डॉक्टर विसेंट ऑर्थर स्मिथ ने लिखा है कि फतेहपुर सीकरी के समान न तो उससे पहले ही कुछ बन सका और न ही उसके बाद कुछ बनना संभव है। वह पत्थरों में डाला गया एक रोमांस है। हेवल का मत है कि ऐसी उच्च कोटि की इमारतें तो शाहजहाँ के समय में भी ताजमहल को छोड़कर नहीं बनी। वास्तव में दीवाने खास और सुनहले महल की सुंदरता को विदेशी यात्रीगण चकित होकर देखते हैं। अकबर के आगरा चले जाने के बाद आज तक वीरान और सुनसान फतेहपुर सीकरी नगर मुगल साम्राज्य के ऐश्वर्य काल का याद हमें दिलाता है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के शब्दों में वास्तव में फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति के जिसने कि इस इमारत को बनाया था मस्तिष्क की प्रतिछाया है। वास्तव में फतेहपुर सीकरी एक स्वप्न है जिसे देखकर मानवीय आकांक्षाओं का पता हमें लगता है। फतेहपुर सीकरी के अतीत अकबर ने अटक्का महल, मेड़ता और अजमेर की मस्जिद तथा अनेक स्थानों पर किले बनवाए। आगरा के पास सिकंदरा में बना अकबर का मकबरे का निर्माण स्वयं अकबर ने प्रारंभ कर दिया था। यद्यपि इसे जहांगीर ने 1613 में जाकर पूरा कराया। 20 वर्ष लगे और 15 लाख रुपए इस पर खर्च हुए। इसकी निर्माण शैली अभूतपूर्व है और ऐसा मालूम होता है कि इसे किसी हिंदू मंदिर या बौद्ध विहार के अनुकरण करके बनाया गया है। इसके चारों ओर उद्यान है। इसके मेहराब और बुर्जों से इसकी भव्यता और अधिक बढ़ जाती है। अगर अकबर की सारी इमारतों पर दृष्टि डालें तो उसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार कही जा सकती है कि लाल पत्थर का प्रयोग, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का सुंदर समन्वय, समाधियों के चारों ओर उद्यानों का निर्माण, गुंबद, मेहराब तथा प्रवेश द्वार के निर्माण में प्रगति, असैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी और योग्य भवनों का निर्माण, भारी व्यय करके दुर्गों का निर्माण। धन्यवाद।